Prepare for your CBSE exams with the Prayas series. Let's achieve success together. हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 से हम रिवाइज करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है आपके पास, जिसका नाम है आपके पास इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर में आपको इंडियन इकोनॉमी को समझना है कि इंडिपेंडेंस के समय जब आज़ादी आई थी उस समय पे आज़ादी से जस्ट पहले हमारे देश की इकोनॉमी किस तरह की थी, इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, और इसके आगे फिर फर्दर हम इसी तरह से और चैप्टर्स को देखेंगे। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया गया द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज प्रेजेंट डे इकोनॉमी इज नॉट जस्ट ऑफ करंट मेकिंग, it has its root stepped in history. Before British colonization, India was known as सोने की चिड़िया और द गोल्डन बर्ड। आज का जो इकोनॉमी दिखता है आपको, हमेशा से ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी और अंग्रेज नहीं आए थे, उस समय पे हमारे देश को सोने की चिड़िया या फिर द गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था। उस समय पे हमारा देश काफ़ी रिच था। द सोल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया was to reduce the country to being a raw material supplier for Great Britain on rapidly expanding modern industrial base. उस समय पे जो अंग्रेजी सरकार थे वो यही चाहते थे कि इस देश के अंदर जितने भी लोग हैं या ये जो इकोनॉमी इतना जो ग्रो कर रहा है, पूरे यूरोपियन मार्केट में इनका जो है सामान बिकता है, इतने बड़े लेवल पे काम करते हैं, तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि ये पूरी तरह से इंडिया जो है वो हमारा रॉ मटेरियल सप्लायर बन जाए, यानी सिर्फ ये कच्चा माल प्रोवाइड करे और जो गुड्स है, जो सामान है, वो हमारे देश इंग्लैंड में बने, ब्रिटिश के लोगों के देश में बने और वो सामान जो है पूरे वर्ल्ड में बिकता रहे। और इस तरीके से उन्होंने एक पूरा एक एक्सप्लोजन नेचर बनाया, कैसे हमारी इकोनॉमी को एक लंबे दशक तक उन्होंने अपने अंडर रखा और कैसे उन्होंने इस पर कब्जा किया, क्या क्या किया। आपको वो सब नहीं पढ़ना, वो सब अपने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा। हम सिर्फ यहाँ वो देखें कि उनके क्या क्या ऐसे स्टेप्स थे जिससे हमारी इकोनॉमी पर असर आया। सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। अंग्रेजों के शासन से पहले भारत एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी, स्वतंत्र था और वो अपने सारे काम खुद ही करता था। उस समय पे स्टार्टिंग में हमारे यहाँ एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल। अधिकतर लोग कौन सा काम करते थे? खेती का काम करते थे, एग्रीकल्चर कर रहे थे। साथ ही साथ इंडिया वाज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। इंडिया जो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता था, जहां पर वो कॉटन और सिल्क के टेक्सटाइल्स, मेटल और प्रीशियस स्टोन के वर्क्स वगैरह किया करता था। यानी मेजॉरिटी लोग एग्रीकल्चर करते थे, काफी लोग अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए जाने जाते थे, जिसमें खास करके वो कॉटन और सिल्क के टेक्सटाइल्स बनाना हो या फिर धातु या प्रीशियस पत्थरों, स्टोन्स का कोई काम करना हो, इसके लिए भारत जाना जाता था। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप were seen in all imports from India। भारत से जो भी सामान बाहर बिकता था उसमें बहुत अच्छा क्राफ्ट का वर्क भारत से होकर के जाता था। यानी भारत के अंदर मेजरली ये तीन बड़ी खूबियां या तीन बड़े फीचर्स इंडियन इकोनॉमी के देखने को मिलते हैं। सबसे पहला, मेजॉरिटी पीपल एग्रीकल्चर करते थे। दूसरा, ज्यादातर लोग हैंडीक्राफ्ट, कुछ लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को चला रहे थे, जिसमें वो खासकर कॉटन और सिल्क के टेक्सटाइल्स यानी कपड़े बनाते थे, साथ में मेटल और प्रीशियस स्टोन वर्क्स का भी काम करते थे। और इसके अलावा हमारे देश में सबसे अच्छी गुणवत्ता का क्राफ्टमैन, हाई स्टैंडर्ड वर्क का क्राफ्टमैनशिप भी देखने को मिलता है। इसके अलावा आगे अगर आप इस चैप्टर में देखते हैं तो इंडिया में ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज अपनाई गई जिससे कि इन सभी फीचर्स को आगे बढ़ाया जा सके और हमारे देश को आगे ले जाया जा सके। लेकिन उस समय पे, जिस समय हमें आज़ादी मिली, उस समय पे हमारे देश को क्या क्या समस्याएं थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, ऐसे क्या क्या कमियां थी, वो देखने को मिली। देखिए, आपको इस चैप्टर में आपको पहले यही मेन बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझना है कि एट द टाइम ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी हैड द फॉलोइंग फीचर्स। अंग्रेजों के छोड़ते समय भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर क्या क्या गुण पाए जा रहे थे। तो सबसे पहला गुण जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, दैट इज पर कैपिटा लो लेवल ऑफ इनकम, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम एंड इट्स ग्रोथ रेट। यानी हमारे देश की राष्ट्रीय आय बहुत कम थी, प्रति व्यक्ति आय यानी जो लोग कमाते हैं, एक व्यक्ति कितना एवरेज कमा रहा है पर कैपिटा इनकम, वो भी कम था, और हमारा ग्रोथ रेट भी बहुत ज्यादा कम था। कोई ज्यादा ग्रोथ रेट नहीं था हमारे देश के अंदर, बहुत कम ग्रोथ होती थी। ये सारे मेजर इसके रीजन देखने को मिलते हैं।
यानी सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी हमारे देश में और इकोनॉमी के अंदर क्या फीचर पाया कि जब जो छोड़ के गए हमें, नेशनल इनकम बहुत कम था, पर कैपिटा इनकम कम थी और ग्रोथ रेट भी बहुत कम था। एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखना, एक व्यक्ति का नाम याद रखना आपको, दादा भाई नौरोजी। इन्हें हम लोग द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि वो पहले इंसान थे जिन्होंने हमारे देश का नेशनल इनकम एस्टिमेट किया था, वो भी कब 1876 में, 1876 में ये फर्स्ट ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश का नेशनल इनकम कंक्लूड किया। इसके साथ साथ यही वो पहले व्यक्ति थे, द फर्स्ट पर्सन टू अडॉप्ट अ साइंटिफिक प्रोसीजर इन एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम वाज डॉक्टर VKRV राव। दूसरे व्यक्ति आते हैं हमारे पास VKRV राव, ये पहले इंसान थे जिन्होंने साइंटिफिक तरीके से हमारे देश का नेशनल इनकम निकाला, और ये कब किया 1931 में। यानी सबसे पहले कौन आया, दादा भाई नौरोजी, कब किया 1876 में। दूसरा कौन था, डॉक्टर VKRV राव, कब किया 1931 में। अमंग द नोटेबल अदर एस्टिमेटर्स विलियम डिग्वी, फिंडले शिराज एंड RC देसाई in 1947-48 per capita income was ₹280। मतलब यहाँ पे आपको कुछ इकोनॉमिस्ट के नाम ध्यान रखने हैं। सबसे पहले याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी जो थे वो पहले इंसान थे जिसे हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। यही वो व्यक्ति जिसने 1876 के अंदर जो है पहली बार हमारा देश का नेशनल इनकम एस्टिमेट किया था। फिर डॉक्टर VKRV राव आए, इन्होंने 1931 में इस काम को किया। फिर इसके बाद आगे जाकर के कई और भी आए, जैसे कि विलियम डिग्बी आए, फिंडले सिराज है, RC देसाई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब ने भी हमारे देश के नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में हेल्प करा। साथ ही साथ 1947 से लेकर 1948 के बीच में जब देश बिल्कुल आजादी हुआ था, उस समय हमारे देश की पर कैपिटा इनकम हर व्यक्ति की लगभग 280 रुपए बताई जाती है। यानी एक इंसान में काम करके 280 रुपए तो कमा ही लेता था। द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इन इंडिया वर 2% और 0.5% अप्रोक्सीमेटली। यानी हमारे देश में नेशनल इनकम की ग्रोथ सिर्फ 2% से थी और पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ 0.5% से थी, जो कि बहुत कम था उस समय के हिसाब से, या किसी भी इकोनॉमी के हिसाब से इतना कम ग्रोथ रेट होना अच्छा नहीं माना जाता। यानी ये बड़ी प्रॉब्लम देखने मिलती है। पहले समझ में आ गई कमी क्या थी, लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम एंड इट्स ग्रोथ रेट, जिसमें हमें सबसे पहले समझाया गया दादा भाई नौरोजी के बारे में, जिन्होंने 1876 में पहली बार हमारे देश का नेशनल इनकम निकाला, इसलिए इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सेकंड टाइम 1931 में डॉक्टर VKRV राव ने किया इसी काम को, लेकिन इन्होंने जो किया वो साइंटिफिक प्रोसीजर्स के थ्रू किया, साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल किया। फिर आते हैं और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया, इसमें विलियम डिग्बी थे, फिंडले सिराज थे, RC देसाई थे, इन सब ने किया। 47-48 के समय हमारे देश की पर कैपिटा इनकम 280 रुपए थी पर व्यक्ति। इसमें एनुअल यानी सालाना कितनी वृद्धि हो रही है, तो नेशनल इनकम 2% से बढ़ता था और पर कैपिटा इनकम 0.5% से लगभग बढ़ जाया करता था। चलिए इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम समझते हैं क्या थी। हमारे देश में दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो उसमें देखने को मिलती है, दैट इज बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। हमारे यहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो बहुत पिछड़ा हुआ था, बैकवर्ड था। ऐसा क्यों था, क्योंकि 95% से भी ज्यादा लोग जो हमारे कंट्री के थे उनकी इनकम जो थी वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से ही आती थी। 95% से भी ज्यादा लोग खेती ही कर रहे थे। 85% तो ऐसे लोग थे हमारे देश में जिनकी पॉपुलेशन गांव में या फिर रहती थी और वो अपने जीविका के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर ही निर्भर करते थे। यानी देश की एक बहुत बड़ी आबादी सिर्फ कृषि पर ही आधारित थी, कृषि के बगैर उनका काम नहीं चल सकता था। और हमारे देश में उस समय एग्रीकल्चर कोई बहुत अच्छा तीसरा खान नहीं था कि बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रहा हो, बहुत वैल्यू बनती हो, नहीं। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम थी, बहुत कम कल्टीवेशन हो पाता था, बहुत ज़्यादा इन्हें फोर्स किया जाता था कि कमर्शलाइज एग्रीकल्चर करो, जिसकी वजह से भी ये पीछे थे। कमर्शलाइज का मतलब क्या, अंग्रेजों ने आपने पढ़ा भी होगा या सुना होगा कि अंग्रेज फोर्स करते थे किसानों को कि उन चीज़ों को मत उगाओ जो तुम चाहते हो, बल्कि उन चीज़ों को उगाओ जिसको बेच करके तुम अधिक से अधिक पैसा कमा सको। जैसे नील की फार्मिंग करो, जैसे तुम चाय बागान बनाओ जिससे तुम ज़्यादा मुनाफा कमा सको। हालांकि मुनाफा तो अंग्रेज सरकार कमा रही थी। एंड वेरियस सिस्टम्स ऑफ लैंड सेटलमेंट्स एज जमींदारी, रैयतवारी, मल्हाल वाट, ये कुछ नए आपको सिस्टम भी उस समय देखने को मिलते थे जो वो जमीनों को बांट रखा था, जिस सिस्टम के चक्कर में किसान ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता। पर्टिकुलरली अंडर द जमींदारी सिस्टम विच वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द बंगाल
presidency comprising parts of India present day eastern states. The profit accruing out of the agriculture sector went to the जमींदार्स instead of the cultivators. अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जमींदार लोग होते थे, ये जो भी फसल उस पर उगाई जा रही है उसको बेचने के जो भी पैसा बनता था, ये पैसा उगाने वालों को नहीं बल्कि जमींदारों के पास जाता था, क्योंकि जमीनें जमींदारों के कब्जे में होती थी। तो कहीं ना कहीं खेती कर रहा है किसान, लेकिन फायदा किसान को नहीं होता था, फायदा जो था वो जमींदारों को हो जाता था। जमींदार लोग, रैयतवाड़ी वाले लोग, ये लोग ज्यादा वैल्यू बना रहे थे। और ये कहाँ पता था? खास करके बंगाल के साइड होता है, जो आज का हमारा पूर्वी भारत है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ भारत है, वहां पे ये सब देखने को मिलता था। जिस समय पार्टीशन हो रहा था हमारा, इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो बंगाल का था, वह जूट प्रोड्यूस करने वाला वो ईस्ट पाकिस्तान के पास चला गया था, और वहीं पे सारी जूट मिल्स भी थी, वो भी चली गई थी। ये ईस्ट पाकिस्तान कुछ और नहीं, आज का आपका बांग्लादेश है, जो अब बांग्लादेश बन चुका है, यानी पाकिस्तान से भी अभी अलग हो गया है और एक नई कंट्री बन गई, दैट इज कॉल्ड बांग्लादेश। तो ये था आपके अंदर सेकंड प्रॉब्लम कमी देश में। दूसरा क्या था? एग्रीकल्चर सेक्टर जो था बहुत ज्यादा बैकवर्ड पे था। इसके अलावा थर्ड जो हमारे देश में उस समय पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो था हमारे पास लो इंडस्ट्रियल बेस एंड स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ। एक तो इंडस्ट्रीज भी कोई खास ज्यादा थी नहीं, और इसके अलावा उस इंडस्ट्रीज की ग्रोथ भी बहुत कम थी। ड्यूरिंग बिफोर द ब्रिटिश पीरियड इंडिया वेल नोन इंडस्ट्री वाज द हैंडीक्राफ्ट। जब तक अंग्रेज नहीं आए थे, हमारे देश में जो सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली, बताई जाने वाली इंडस्ट्री थी, वो एक हैंडीक्राफ्ट थी और एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। India was well known for its industries in cotton and silk textile as well, and in addition, India were excellent in metal and precious stonework as well. When the Britishers came, they were followers of deindustrialization in India. The primary motive of the colonial government behind this policy of systematically deindustrializing was टूफोल्ड। यानी यहाँ पे जब अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेजों ने देखा कि भारत में दो बड़ी चीजें देखने को मिल रही है। एक, पहला कि वो कॉटन और सिल्क के टेक्सटाइल्स बहुत अच्छा बनाते हैं, उनकी बहुत डिमांड है। दूसरा, वो मेटल और प्रेशियस स्टोन का काम बहुत अच्छा करते हैं, यानी बहुमूल्य पत्थरों पे बहुत अच्छा काम करते हैं, जो यूरोपियन मार्केट में बहुत अच्छा बिकता है। तो उन्होंने इन दोनों मार्केट को खत्म करने के बारे में सोचा, और इसके लिए उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी लेकर के आ गए। यानी उन्होंने एक ऐसी नीति अपनाई जिससे कि धीरे धीरे देश के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो नष्ट हो जाए। और उसको नष्ट करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया? उन्होंने ये दो बड़े स्टेप्स उठाए। उन्होंने सबसे पहला स्टेप तो ये लिया कि उन्होंने रिड्यूस कर दिया इंडिया का स्टेटस एज एन एक्सपोर्टर। यानी इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने कहानी ये थी कि उन्होंने इंडिया को पूरी तरीके से नष्ट करके इंडिया को एक्सपोर्टर बना दिया, सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल्स का, कि सिर्फ तुम कच्चा माल उगाओ और उसे बेचो। और दूसरा, वही वो क्या करते थे, इंडिया से वो कच्चा माल खरीद लेते थे और उस कच्चे माल से फिनिश प्रोडक्ट बना लेते थे और उसको वापस से भारत में ही बेच देते थे और दूसरे देशों में बेचते हैं। ब्रिटेन ने बहुत अच्छा चाल चले कि भारत जो है वो सिर्फ कपास उगाएगा, कॉटन उगाएगा, पर उस कॉटन से शर्ट नहीं बनाएगा, उस कॉटन से कोई क्लोथ नहीं बनाएगा। कॉटन हम खरीदेंगे, फिर ब्रिटेन ले जाएंगे, उसको वहां से शर्ट बनाएंगे, शर्ट बना करके फिर उसको भारत को भी बेचेंगे और भारत के अलग देशों को भी बेचेंगे। यानी भारत को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया। यानी भारत जो था इस समय पे अगर मैं बात करूं तो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने में एक्सपोर्टर क्या था? रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन चुका था। यानी वो सिर्फ कच्चा माल उगा रहा था और उसी को वो सिर्फ बेच रहा था, कुछ और नहीं कर रहा था। साथ ही साथ सेकेंड चीज हमें देखने को मिलती है कि वो फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बन चुका था। अब अंग्रेजों का बना हुआ जितना भी सामान होगा वो भारत आता था, और यानी वो भारत में आकर के वो खरीदा जाता था, वो इंपोर्टर बन चुका था। अब जब भी कोई फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल को देखोगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कच्चा माल सस्ता जाता है और बनने के बाद उसे जो सामान बन करके आएगा वो महंगा होगा। यानी तुमने बेचा सामान 100 रुपए का और खरीद रहे हो 150 रुपए का सामान, तो नुकसान तो तुम्हारा ही होना है, जिससे भारत की इकोनॉमी धीरे धीरे खत्म होने लग गई। ये इसके अंदर बड़ी समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा थर्ड जो बड़ी प्रॉब्लम उन्होंने किया, द डिक्लाइन ऑफ द इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्रिएटेड। उन्होंने बड़े लेवल पे भारत के हैंडीक्राफ्ट को भी नष्ट कर दिया। अब उन्होंने हैंडीक्राफ्ट को खत्म करने के लिए क्या क्या किया? तो हैंडीक्राफ्ट को खत्म करने के लिए उन्होंने मेजरली ये सारे स्टेप्स उठाए। सबसे पहला, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया क्रिएट करवाया। यानी जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पूरी तरह से खत्म करी गई तो ये परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। हम हैंडीक्राफ्ट को कैसे खत्म कराया? जब भारत को कच्चा माल ही बेचना है तो जो भारत के लोग जो सामान बनाते थे उनके सामान को बाहर बिकने नहीं देंगे। अब वो बिकने के लिए क्या करते थे लोग? ट्रेड पॉलिसी ले आए, जिसका अभी हम आगे देखेंगे। इसमें ट्रेड पॉलिसी में सिंपल उन्होंने ये काम किया कि अगर कोई भी चीज़ भारत के बाहर एक्सपोर्ट होता है तो उस पर ट्रेड एंड टैरिफ इतना लगा दो कि वो महंगा हो जाए और यूरोपियन मार्केट में उनका सामान जल्दी बिक ना पाए। और वही अगर भारत हमारा सामान खरीदता है तो उस पर इतनी सब्सिडी दे दो कि वो इतना सस्ता हो जाए कि भारतीयों का सामान भारत में भी महंगा लगे और हमारा सामान सस्ता लगे, जिससे कि बाहर तो हम बेच ही नहीं पा रहे। बाहर जाते हुए तो हमारा सामान 100 रुपये का बाहर जाते हैं 150 का हो जाता है।
जो बिक नहीं रहा फिर, क्योंकि वहाँ पे अंग्रेज जो है सस्ता सामान लेके बैठे पड़े हैं और लोग प्राइस सेंसिटिव होते ही है। और भारत में भी अगर बेचने जाते हैं तो भारत में भी क्या कर रखा है उन्होंने, अपने सामान को इतना सस्ता कर रखा है कोई दूसरा सामान खरीदता ही नहीं है, जिस चक्कर में हुआ ये पूरे देश में कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खत्म होने लग गई। इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आई कि बहुत सारे लोग जो हैंडीक्राफ्ट में काम करते थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, और इस बेरोजगारी की वजह से वो सब के सब शिफ्ट होने लग गए अपने जीवन यापन के लिए एग्रीकल्चर की तरफ। इसलिए भी आपने देखा था ना कि 95% लोग जो थे वो एग्रीकल्चर कर, उसका कारण ही यही था कि बहुत सारे लोगों ने अपना काम बंद कर दिया। न्यू डिमांड इन द इंडियन कंज्यूमर मार्केट, पूरे भारतीय मार्केट में एक नया डिमांड आ गया कि लोग अंग्रेजों का सस्ता सामान उपयोग करने लग गए। डिप्राइव्ड ऑफ द सप्लाई ऑफ लोकली मेड गुड्स, जो लोकली बनाया जाता था, जो भारत के अंदर लोकल लेवल में बनता था, उन सभी सामानों को इतना महंगा कर दिया गया था, ये इतना महंगा लगने लगा था कि लोग उन सामानों को खरीदना पसंद आप नहीं कर रहे थे। इंक्रीज इंपोर्ट्स ऑफ चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन का बनाया हुआ सस्ता सामान अब भारत के अंदर बहुत तेजी से इंपोर्ट होने लग गया, जिससे भारत की डिपेंडेंसी अंग्रेजों के ऊपर बढ़ती जा रही थी और हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से नष्ट हो रही थी। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद आता है आपके पास अगला टॉपिक, दैट इज इंडस्ट्रियल कन्फाइंड टू कॉटन जूट मिल्स। इंडस्ट्रीज के ऊपर भी देखा जाता है कि उनका कॉटन और जूट के मिल्स में कई सारे जो है प्रॉब्लम्स यहाँ देखने को मिलती है। आयरन और स्टील की जो इंडस्ट्रीज थी इस समय पे वो भी यहीं पर इसी वक्त में आई थी। टिस्को एक बड़ी संस्था जो टाटा की है, ये 1907 में यहीं पर लगाई गई थी। इसके अलावा और भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है जैसे शुगर, सीमेंट, पेपर, ये वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पे यहाँ पर लग रही थी। साथ ही साथ एक बड़े लेवल पे पब्लिक सेक्टर को ऑपरेट किया गया, जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ही कम था और हमारा जो बेसिक हैवी इंडस्ट्री था वो काफ़ी कम होता जा रहा था। तो ये कुछ और बड़ी प्रॉब्लम्स और फीचर्स देखने को मिलते हैं इस समय के बारे में कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें नजर आई थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, दैट इज फॉरेन ट्रेड कैरेक्टरिस्टिक्स। विदेशी व्यापार में उन्होंने क्या क्या किया? विदेशी व्यापार मैंने भी आपको समझाया। एक्सपोर्ट, जब ये फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं तो दो ही चीजें होती हैं, एक होगा आपके पास एक्सपोर्ट और एक होता है आपके पास इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में कुछ ना कुछ बदलाव हुए थे, इंपोर्ट में कुछ ना कुछ बदलाव हुए थे। तो इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, इन्होंने हमें पूरी तरीके से सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने वाला बना दिया कि सिर्फ कच्चा माल बेचो। जैसे तुम सिल्क बेचो, तुम कॉटन बेचो, तुम वूल, शुगर, नील, पटसन, ये सब चीज तुम बेचो। और तुम इंपोर्ट क्या कर रहे हो, इंपोर्ट करो तुम फिनिश गुड्स को, कच्चा माल तुम बेचो और फिनिश गुड्स खरीदो। ये उन्होंने किया। दूसरा, ब्रिटेन अकेला चाहता था कि वो मोनोपोली कंट्रोल कर ले पूरे फॉरेन ट्रेड के ऊपर, और उसने यही किया, भारत का व्यापार नष्ट करके पूरी तरीके से मोनोपोली बना ली, और यही जो था पूरी जगह पर देखने को मिला, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारा जो वेल्थ था वो पूरी तरीके से ड्रेन करने लगा, यानी कम होने लग गया और हम गरीब होना स्टार्ट हो गए। तो मेजर फॉरेन ट्रेड के अंदर ये तीन बड़ी चीजें देखने को मिलती है। अच्छा, हम बात करते हैं ड्रेन फ्रॉम द वेल्थ ऑफ इंडिया, तो उसमें क्या क्या हुआ होगा या कैसा ड्रेन फ्रॉम द वेल्थ ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं। तो वहां पे देखिए बेसिक कहानी ये थी कि मैंने अभी आपको समझा भी दिया कि बहुत सारा पैसा जो था वो अंग्रेजों के ही कंट्रोल में जा रहा था, हमारे पास पैसा बच नहीं रहा था। जब मनी ही नहीं बचेगा तो कहाँ से काम करोगे। थ्रो देयर वॉज एक्सपेक्ट सरप्लस, the money was used for meeting administrative expenses of the British government। और मान लो कुछ सरप्लस आता भी था तो ब्रिटिश सरकार अपने एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर उस पैसे को खर्च कर देती थी और फिर से देश के अंदर कुछ भी बचता नहीं था। ये तो हो गई देश के अंदर क्या क्या चीजें चल रही थी, कैसे कैसे ट्रेड पॉलिसीज चल रही थी। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है वो डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक का मतलब कि उसमें लोगों का उस समय पे क्या हालात था, जीवन कैसा था, रेट कैसे चल रहे थे, क्या बर्थ रेट बढ़ रहा था, डेथ रेट बढ़ रहा था, हेल्थ कैसा था, कंडीशन, तो वो सब बातें करते हैं। तो इस सब के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें मिलती है सेंसस से, यानी जनगणना से। जनगणना आपने सुना होगा, घर घर आते हैं और जाकर के सबसे पूछते हैं आपका नाम, क्या करते हो, आपके घर में क्या क्या, ये सबसे डिटेलिंग लेते हैं कि देश में कितने लोग रहते हैं, क्या क्या। तो पहली बार जो जनगणना कराई गई थी इंडिया में वो हुआ था 1881 के अंदर, यानी 1881 में पहला समय था जब ये किया गया। 1921 को हम मानते हैं कि एक ऐसा ईयर था जिसे हम ग्रेट डिवाइड ईयर भी कहते हैं, क्योंकि इस समय पे पॉपुलेशन रेट जो था वो नेगेटिव हो चुका था और इसके बाद बहुत ज़्यादा डिप्राइव करता हुआ दिखाई दिया था। इस समय की हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब थी, एडवर्स डेमोग्राफिक कंडीशंस थी। ऐसा क्या क्या था हमारे देश में? सबसे पहली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें इस समय पे देखने को मिली वो था हमारे पास हाई डेथ रेट। लोग बहुत जल्दी मर जाते थे, हाई डेथ रेट था। 45 पर 1000 में से 45 लोग ईयरली डेथ कर जाते थे, यानी मर रहे थे। और यहाँ पे ये भी बता दो कि जो नॉर्मली मरने के पीछे कहानी क्या थी या क्या रीजन था, तो वो था फूड की कमी होना,
न्यूट्रिशन ना मिल पाना और हेल्थ फैसिलिटीज का ना होना, ये सब इसके रीजन बनते थे, क्योंकि उस समय सब कुछ भी नहीं था। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 218 पर 1000 था। इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब क्या, जो बच्चे जन्म ले और 1 साल को एज को प्राप्त कर ले और 1 साल से पहले ही जो उनकी एज ना हो और वो मर जाए, उसको हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी में काउंट करते हैं। तो 218 पर 1000, यानी 1000 बच्चे का जन्म लेते हैं तो साल भर में 218 बच्चे भी मर जाते थे। तीसरी चीज लिटरेसी रेट, जो कि 16% थी। पढ़े लिखे लोगों की संख्या मात्र 16% थी, साक्षरता 16% पे रह गई थी, पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अधिक भोजन न होने की वजह से, अच्छी हेल्थ कंडीशन होने की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो भी 32 साल पे आ गई थी, कि ज्यादा ज्यादा आप कितना जी लोगे, 32 ईयर्स, उसके बाद मृत्यु निश्चित होती है। जो आज आप देखोगे भारत में कुछ जगहों पे 60 है तो कुछ जगहों पे 70 या 80 के रेंज में चल रही है। उस समय पे से भी 32 साल थी कि 32 साल की आयु के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वहां पे लोगों का जीवन जीने का स्तर बहुत ही नीचा था, बहुत ही बेकार था। पीपल जो था अपना 80 से 90% जो है यूज इनकम को सिर्फ बेसिक रेट को पूरा करने में करते थे, यानी उनका सारा पैसा अपनी प्राथमिकता, अपनी जो रोटी कपड़ा मकान, इन्हीं को पूरा करने में खर्च हो जाता था। साथ ही साथ यहाँ पे पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज भी बहुत खराब थी, कोई अच्छे हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स नहीं मौजूद थे। क्या क्या था, डेथ रेट बहुत ज़्यादा था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो गई थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर गया था, और लास्ट में पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज भी कुछ खास अच्छी नहीं दिख रही थी। इसके बाद बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि देश का ढांचा संरचना वो सब कैसा था। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बात करते हैं कि रोड्स थे कि नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी कि नहीं होती थी, हेल्थ, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ये सारे फैक्टर्स वहाँ पे मौजूद थे कि नहीं थे। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जब हम बात करेंगे रोड्स की तो हम रेलवेज की भी बात करते हैं, पोर्ट्स की भी बात करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट, टेलीग्राफ, इन सब चीज़ों की भी बात करते हैं। हालांकि ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताया अभी, रोड से लेकर के रोड, रेलवे, पोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, टेलीग्राफ, ये सब कुछ अंग्रेजों ने बनाया भारत में ये सब चीज़ों को विकसित किया, लेकिन इसका उद्देश्य हमारा भला करना नहीं था। इसका उद्देश्य अपना ट्रेड अच्छे से करना था, ब्रिटेन से अच्छा कम्युनिकेशन और ये सब कुछ स्टैब्लिश करना था, रॉ मटेरियल को पहुंचाना और उसे अपने देश तक ले जाना, ये सब चीज़ करने के लिए किया गया था। इसके अलावा इन सभी का मेन मोटिव होता है आपको कॉलोनियल इंटरेस्ट हुआ करता था और उसके जरिए वो ये सब काम कर रहे थे। भारत का कोई भी खास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर देखने को खास नहीं मिलता। जो बनाया भी किया वो इसलिए बनाया जाता था ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। फिर नेक्स्ट आता है मोर डिपेंडेंसी ऑन प्राइमरी सेक्टर ऑक्यूपेशन सेक्टर। वो तो मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया, उसी भी मैंने फिर से लिख दिया। जब हैंडीक्राफ्ट बंद हो जाएगा, प्रेशर स्टोन का वर्क बंद हो जाएगा, तो सभी लोग अपने जीवन यापन के लिए कहाँ आ गए, एग्रीकल्चर की तरफ ही आ गए, यानी एग्रीकल्चर पे अधिक लोगों का डिपेंडेंस बढ़ चुका था। इस समय पे सबसे बड़ा वर्क फोर्स जो था वो एग्रीकल्चर कर रहा था। लगभग 72% टोटल वर्क का जो था वो सिर्फ एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर्स में लगा हुआ था। 10% का वर्क फोर्स जो था वो मैन्युफैक्चरिंग में, 18% का वर्क फोर्स जो था वो सर्विस सेक्टर के अंदर काम कर रहा था। ये कुछ बड़ी समस्याएं देखने को मिलती है। अंग्रेजों की बढ़ाई कर ली, क्या उन्होंने कुछ अच्छा किया, हाँ कुछ पॉजिटिव चीजें भी करी, हमारे लिए नहीं करी पर हमारे लिए अच्छी बन गई बाद में। इसमें सबसे पहले क्या थी, उन्होंने हमें प्रोवाइड किया ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जिसमें खास करके उन्होंने हमें रेलवे दिया। रेलवे का बहुत बड़ा एक्सपेंशन उन्होंने करके दिया था। कई पोर्ट्स बनाए थे, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स करके दिए, यानी बंदरगाह जहां से हम जहाजों के माध्यम से सामान को ले जा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने और क्या क्या किया, तो इसके अलावा उन्होंने हमें प्रोविजन ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज प्रोवाइड करी। उन्होंने हमें डाक सेवा दिया, टेलीग्राफ का सर्विस दिया ताकि हम अपनी चिट्ठियों को, पत्रों को पहुंचा सकें। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप छोड़ के गए। इन्होंने हमें एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया, वो जो यूपीएससी का एग्जाम वगैरह होता है किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, कौन किस पद पे जाएगा, कैसे सारे काम होते हैं सरकारी, ये सब भी इन्होंने हमें सिखाया कैसे करना है। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को हमारे देश में बनाया, यानी हमें राजनीतिक रूप से आगे लेकर के, आर्थिक रूप से कुछ खास आगे लेकर गए पर कई देशों से जोड़ दिया था। इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम, उन्होंने ही पहली बार हमारे देश में बैंक की स्टार्टिंग करी और पैसा यानी मनी को भी उन्होंने ही टर्म किया। नोट्स प्रिंट करने वाले यही लोग थे हमारे देश में पहले, यानी मॉनेटरी सिस्टम भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था। ये तो अच्छी अच्छी बातें हो गई। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अंग्रेजों की वजह से क्या क्या नुकसान हुए हमारे। सबसे पहला हमारा पूरा इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो डिक्लाइन कर गया, खत्म हो गया। दूसरा चीज हम सिर्फ एक्सपोर्टर बन के रह गए रॉ मटेरियल का और इंपोर्टर बन गए फिनिश गुड्स का, जो एक कमी थी हमारे देश में। ब्रिटेन जो था उसने पूरा कंट्रोल कर लिया था, मोनोपोली कंट्रोल कर लिया था फॉरेन ट्रेड के ऊपर, और हमें फोर्स किया गया कि हम कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दे, यानी हम एग्रीकल्चर में चीजों को होगा जिससे अधिक से अधिक मुनाफा बन सके, ना कि वो जो जीवन जीने के लिए जरूरी होता। ये था आपका फर्स्ट चैप्टर जो उस समय के बारे में आपको डिटेल में बताता है। अब इस चैप्टर के बाद आपको यहाँ पे नीचे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, क्वेश्चन बैंक लगा हुआ है। इन क्वेश्चंस को आप
स्क्रीनशॉट ले ले या पॉज कर ले। अभी जितना मैंने आपको पढ़ाया उसमें से आपको इन सभी के आंसर्स मिल जाएंगे। यहाँ से आप इनके आंसर्स फाइंड करिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर के रिगार्डिंग, इनके आंसर जरूर फाइंड कर लीजिएगा। ये 3 to 4 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पेपर में आ जाते हैं। इसी तरीके से 6 मार्क्स के क्वेश्चन ये रहे। 6 मार्क्स के बाद ये रहा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनके आंसर को फाइंड कर लेने हैं। और इसके बाद आपके पास कुछ असर्शन रीजंस भी है जो आपको कर लेने हैं। इसके नीचे कुछ अल्टरनेटिव्स भी दे रखे हैं। और इसके बाद मैं आपको आगे दिखा भी दूं, कुछ एमसीक्यूज भी आ चुके हैं। ये एमसीक्यूज वगैरह भी आप कर लीजिएगा। एमसीक्यूज के अलावा नीचे आपको ये आंसर्स मिल गए होंगे। 1 मार्क क्वेश्चंस के भी नीचे इन्होंने आंसर लगा रखे हैं, जिन आंसर्स की मदद से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते थे। जो मैंने अभी आपको पढ़ाया उसी में सभी के आंसर अटैच्ड है, आप वहां से ट्राई करें। और उसके बाद हम अपना चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।